नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के मानव संसाधन चैप्टर की। इसमें अपन ने जनसंख्या के बारे में अध्ययन कर लिया था कि कौन कौन से क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा है। भारत और राजस्थान के संदर्भ में अपन ने क्या किया था, अध्ययन किया था। आज अपन बात करने वाले हैं जनसंख्या घनत्व के संबंध में कि जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र या इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। दोस्तों, अगर बात करें जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में भारत की, कि भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। भारत की अगर अपन लोग बात करते हैं तो भारत में 2011 की यानी वर्तमान जनगणना वर्ष 2011 की जनगणना वर्ष के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वह है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी भारत के एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, 382 लोग रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। तो भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है वह है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें कि सर्वाधिक कौन से राज्य का है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर अपन बात करें कि भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वह कहाँ का है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बिहार का। और अगर बात करें कि सबसे कम कहाँ का है, न्यूनतम कहाँ का है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भारत में मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जिसमें सर्वाधिक कहाँ का है, बिहार का। बिहार की अपन बात करें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 है। कितना है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत में कहाँ का है, तो बिहार का है। कोष्टक में अपन लिखेंगे 1102, सिर्फ 1102 नहीं, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पूरी इकाई के साथ हमको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अगर सबसे कम की बात करें, न्यूनतम की बात करें, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वह कहाँ का मिलता है, अरुणाचल प्रदेश का मिलता है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह स्थिति है वर्तमान यानी 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सर्वाधिक बिहार का 1102 और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर भारत की बात करें कि पिछली जो जनगणना थी 2001 की जनगणना थी, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वह था 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर कितना, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2001 की जनगणना के अनुसार, यानी पिछली जनगणना। दोस्तों, जनगणना है वह प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात की जाती है। भारत में जो जनगणना है वह प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात की जाती है, यानी 2001 में हुई थी, फिर अब कब हुई, 2011 में, अब होगी 2021 में। तो 10 वर्ष पश्चात क्या की जाती है, जनगणना की जाती है भारत में। तो 2001 के अनुसार कितनी जनसंख्या घनत्व है, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं कि राजस्थान राज्य में क्या स्थिति है, कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व की क्या स्थिति है राजस्थान में।
तो दोस्तों राजस्थान में जनसंख्या घनत्व वह है सन 2011 की जनगणना के अनुसार अपन देखेंगे कि 2011 मतलब वर्तमान जनगणना वर्ष के अनुसार राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं? 201 व्यक्ति रह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर बात करते हैं 2001 की, यानी विगत जनगणना वर्ष की बात करें तो भारत में 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लोग निवास कर रहे हैं। 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं। तो 2011 में था 201, 2001 में था 165। यानी अगर इन दोनों के अंतर की बात करें कि दोनों में कितनी वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है 36 व्यक्तियों की। कितने की वृद्धि हुई है? 36 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। मतलब 2001 से 2011 के मध्य 36 व्यक्तियों की वृद्धि है वह अधिक दर्ज की गई है एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, या एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। तो राजस्थान में 2011 के अनुसार 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 2001 में 165 वृद्धि कितने की? 36 की वृद्धि दर्ज की गई है। राजस्थान के जिलों में भी जनसंख्या घनत्व में भारी असमानता देखने को मिलती है। विश्व के कहीं पे भी किसी भी स्थान पर चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, जनसंख्या घनत्व तथा वितरण में हमेशा क्या मिलती है? भारी असमानता देखने को मिलती है। तो संभव सी बात है कि राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है उसमें भी काफी असमानताएं देखने को मिली होगी। अगर बात करें राजस्थान के जिलों की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? तो अपन बात करें सर्वाधिक की, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था जयपुर का। राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व था वह जयपुर जिले का मिलता है 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितने? 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वह किस जिले का है? तो वह मिलता है जैसलमेर का। कौन से जिले का? जैसलमेर का। कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अपन ने भारत के संदर्भ में बात की थी, अरुणाचल प्रदेश में भी जनसंख्या घनत्व कितना था? न्यूनतम था कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब राजस्थान के संदर्भ में जैसलमेर का भी कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है जयपुर और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है जैसलमेर। सर्वाधिक जयपुर 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, न्यूनतम जैसलमेर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भारत या राजस्थान या किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व तथा जनसंख्या के दबाव का स्वरूप किस प्रकार से है, मतलब जनसंख्या के किसी क्षेत्र में जनसंख्या का विस्तार अधिक है तो वह क्यों है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव है वह कम है तो क्यों है, अधिक है तो क्यों है, कम है तो क्यों है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार अपन को सोचने के लिए क्या कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। छोटी सी बात के साथ मैं आपको इस डाउट को क्लियर करवाता हूँ। दोस्तों जितने भी पहाड़ी हैं, कटे छटे प्रदेश हैं, पथरीले भूभाग हैं, मध्यम या कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, छिछले और कम उपजाऊ मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव है वह हमेशा कैसा मिलता है, जनसंख्या का दबाव या जनसंख्या घनत्व है वह उन क्षेत्रों में कम मिलता है। कैसा मिलता है? कम मिलता है, क्योंकि इनकी भौगोलिक परिस्थितियां मानव के अनुकूल नहीं होती है। यानी पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां मानव आसानी से निवास कर सकता है? नहीं कर सकता। पथरीले भूभागों में गर्मी के अंदर भयंकर गर्मी पड़ती है और सर्दियों में अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर, पहाड़ीले जो क्षेत्र है उनके अंदर मानव के निवास योग्य जो दशाएं हैं वह उपलब्ध नहीं हो पाती है। यही कारण है कि कम उपजाऊ वाले मिट्टी के क्षेत्र और कम वर्षा वाले क्षेत्र जहां मानव कृषि कार्य करने के योग्य भी नहीं होता है, उसको अच्छी पैदावार नहीं मिलती है। यही वजह है कि पहाड़ी और कटे छटे तथा पथरीले भूभागों, मध्यम व कम वर्षा वाले भूभागों, छिछले व कम उपजाऊ वाले मिट्टी के जो क्षेत्र हैं वहां जनसंख्या का दबाव तथा जनसंख्या घनत्व है
वह कम मिलता है, जनसंख्या वितरण भी वहां कम मिलता है, जनसंख्या का दबाव कम मिलता है। अगर बात करें कि जनसंख्या का दबाव मिलता कहाँ है ज्यादा, जनसंख्या का दबाव ज्यादा कौन क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तो वे क्षेत्र है समतल और मैदानी भूभाग, उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र। ये दोनों जो क्षेत्र हैं वहां जनसंख्या का दबाव, घनत्व तथा वितरण तीनों ही क्या मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। उन जहां क्षेत्र समतल हो, मैदानी हो, भूभाग हो और मिट्टी है वह उपजाऊ क्षेत्रों की मिट्टी मिले, नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वह इन क्षेत्रों के अंदर शामिल होता है, जहां जनसंख्या दबाव तथा घनत्व क्या मिलता है। अब बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या घनत्व के बढ़ जाने से कौन कौन सी समस्याएं मानव के सामने पैदा होती है। तो जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या वृद्धि की अपन पढ़ रहे हैं समस्या, कि इनसे कौन कौन सी समस्याएं अपने सामने आकर खड़ी होती है। तो दोस्तों जो समस्याएं हैं उनमें सबसे पहली जो समस्या है और महत्वपूर्ण समस्या है वह है आर्थिक समृद्धि में बाधक होती है। इसमें आर्थिक समृद्धि में क्या होती है, बाधक होती है, यानी व्यक्ति का जो आर्थिक जो विकास है वह रुक जाता है। मतलब जो अर्थव्यवस्था है, जिस राष्ट्र की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था उतनी ही बेडौल हो जाएगी, यानी उनका आर्थिक विकास है उसमें वह बाधा खड़ी करती है। दूसरा अगर अपन देखें कि कौन सी समस्या है, तो जो मूलभूत मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति असंभव या नहीं हो पाती है। मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती है। कौन कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान या आवास, रोटी, कपड़ा, मकान या आवास और शिक्षा और आवश्यक जितनी भी सुविधाएं हैं उनकी जो है पूर्ति मानव को नहीं मिल पाती, कारण जनसंख्या वृद्धि, यानी आर्थिक समृद्धि में बाधक होता है। मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा, मकान, आवास तथा शिक्षा की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अगला जो समस्या है उनमें है बेरोजगारी की समस्या। जनसंख्या अधिक होगी तो रोजगार के जो अवसर है वह क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो बेरोजगारी की समस्या पैदा होती है। जनसंख्या अधिक होते हैं लेकिन रोजगार की क्या पड़ जाती है, कमी पड़ जाती है। जनसंख्या ज्यादा होगी तो हर लोगों को रोजगार मिलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी की समस्या भी क्या करती है, पैदा करती है। अगली जो समस्या है गरीबी की समस्या, गरीबी की समस्या। दोस्तों बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी संभव सी बात है, यह भी पूरे जोर से बढ़ेगी, तो गरीबी की समस्या भी अपने सामने पैदा हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, मनुष्य के जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनकी क्या होगी, कमी होगी। भौतिक सुख सुविधाओं में कमी होगी। भौतिक सुख सुविधाएं कौन कौन सी हैं, किन किन चीजों को भौतिक सुख सुविधा में अपन शामिल करते हैं, तो वह है पीने का पानी, बिजली, पीने का पानी, बिजली, यातायात के साधन, आवास आदि। तो भौतिक सुख सुविधाओं में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जैसे पीने का पानी, बिजली, यातायात के साधन तथा आवास, इन सभी चीजों की क्या रहेगी, समस्याएं रहेगी। तो दोस्तों ये सभी है जनसंख्या घनत्व तथा वृद्धि की होने वाली समस्याएं। आर्थिक समृद्धि में क्या होती है, बाधा होती है। मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति है वह असंभव या उसमें कमी आती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, आवास तथा शिक्षा। बेरोजगारी पैदा होने लगती है, बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आती है, जैसे पीने का पानी, बिजली, यातायात के साधन तथा
आवास। तो ये सभी थी जनसंख्या घनत्व तथा जनसंख्या वृद्धि के बढ़ते स्वरूप से होने वाली जो समस्याएं हैं। अब बात करते हैं दोस्तों साक्षरता की, कि साक्षरता किस प्रकार जनसंख्या की बढ़ोतरी और जनसंख्या की कमी में एक सहायक बिंदु के रूप में सामने उभर कर आया है। तो दोस्तों साक्षरता है वह किसी भी जनसंख्या का महत्वपूर्ण क्या है, एक गुण है, महत्वपूर्ण तथ्य है। साक्षरता के स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा भी हो सकती है या होती है। यानी जनसंख्या का साक्षरता का जो स्तर है उसमें अगर कमी आएगी तो वह आर्थिक प्रगति में एक बाधा बनकर सामने उभरेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अपन साक्षरता की परिभाषा को देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में बताया गया है कि 7 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख बोल व समझ सकता हो क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। और किसी भी राष्ट्र की कुल जनसंख्या में साक्षर लोगों का जो अनुपात है वह साक्षरता कहलाता है। यानी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख बोल व समझ सकता हो वह साक्षर कहलाता है। और किसी भी राष्ट्र की कुल जनसंख्या में साक्षर लोगों का जो अनुपात है वह साक्षरता कहलाता है। अगर बात करें 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए कि 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता है वह कितनी थी, भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो भारत की जो साक्षरता दर 2011 के अनुसार थी 74.04%। यानी भारत की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 74.04% है। अगर इस जनसंख्या में देखें तो पुरुष और स्त्रियों की जनसंख्या, पुरुष और स्त्रियों की साक्षरता के बारे में अगर अध्ययन करें तो पुरुषों की साक्षरता कितनी है, 82.14% है। पुरुषों की साक्षरता 82.14% है तथा महिला साक्षरता पुरुषों से कम है, पुरुषों से कम है, लगभग 65.46% है, वह स्त्रियों की साक्षरता है। यानी भारत की 2011 के अनुसार साक्षरता है 74.04%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता है 82.14%। स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों की जो साक्षरता है वह है 65.46% है, 65.46%। यानी पुरुषों की जो साक्षरता है वह ज्यादा मिलती है स्त्रियों की तुलना में। अगर बात करें आगे कि सर्वाधिक भारत का जो सर्वाधिक जो साक्षरता है वह कहाँ की है, भारत की बात करें सर्वाधिक और न्यूनतम की, कि भारत में सर्वाधिक जो साक्षरता है वह किस राज्य की है और न्यूनतम किस राज्य की है। तो सर्वाधिक जो साक्षरता है भारत की वह केरल की है। कहाँ की है, केरल की है। न्यूनतम की बात करें कि न्यूनतम साक्षरता भारत में कहाँ की है, तो न्यूनतम साक्षरता भारत में मिलती है बिहार राज्य की। तो सर्वाधिक केरल और न्यूनतम बिहार। बात करें केरल की सर्वाधिक है तो कितनी है, तो केरल की जो साक्षरता दर है वह है 93.91%, 93.91% है। उसके साथ केरल है वह सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है भारत का 93.91% के साथ। और सबसे कम या न्यूनतम जो साक्षरता है भारत में वह मिलती है बिहार की, कितनी, 63.82%, 63.82% के साथ ही है सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वह है बिहार। तो भारत की जो साक्षरता है वह कुल साक्षरता है 74.04%। अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता है 82.14% और महिला साक्षरता है 65.46%। सर्वाधिक जो साक्षरता है वह केरल राज्य की है 93.91% और सबसे कम है वह बिहार राज्य की है 63.82%। अब बात करें अगर राजस्थान की जो साक्षरता की बात करते हैं कि राजस्थान में साक्षरता का स्तर किस प्रकार का है, कितनी साक्षरता है, तो 2011 के अनुसार राजस्थान की जो कुल साक्षरता है वह है 67.02%,
67%। 67.07% जो साक्षरता है वह राजस्थान की है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर बात करते हैं इसके पुरुष पुरुष साक्षरता की, राजस्थान की जो पुरुष साक्षरता है वह भी भारत की तरह ही राजस्थान में पुरुष साक्षरता भी क्या है, अधिक मिलती है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो राजस्थान में पुरुष साक्षरता है 80.51%। कितनी है? 80.51%। महिला साक्षरता की बात करें, महिला या स्त्री साक्षरता की बात करें तो यह मिलती है 52.66%। यानी राजस्थान में जो साक्षरता है वह 67.07% है पुरुषों की, 80.51, महिलाओं की 52.66% है वह साक्षरता है। तो यह स्थिति थी साक्षरता की भारत की तथा राजस्थान की। दोस्तों, हालांकि राजस्थान में पिछले कई दशकों से साक्षरता की दर में निरंतर क्या हुई है, वृद्धि हुई है, किंतु अभी भी जो राजस्थान है साक्षरता की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से काफी क्या है, पिछड़ा हुआ है। यानी राष्ट्रीय औसत से क्या है, राजस्थान पीछे है। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं की जो साक्षरता है उसका क्या मिलता है, अभाव मिलता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिला शिक्षा है उसका जो अभाव है राजस्थान में देखने को मिलता है। अगर राजस्थान में बात करें कि सर्वाधिक जो साक्षरता कहाँ की है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा। कौन सा है? कोटा। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है जालोर। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा। कोटा में साक्षरता की जो दर है वह है 80.51%। 80.51% है वह कोटा की साक्षरता दर है। अगर बात करें न्यूनतम की तो न्यूनतम मिलती है जालोर में। जालोर की जो साक्षरता दर है वह है 55.58%। 55.58% के साथ जालोर है वह राजस्थान की सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, जहां की साक्षरता दर है 55.58। और सर्वाधिक जो साक्षरता है वह कोटा जिला की है, जिसमें मिलती है दर है 80.51%। दोस्तों, अगर बात करें कि साक्षरता को लेकर कौन कौन से कार्यक्रम है भारत में आयोजित किए गए हैं, उनके बारे में बात करें तो कई कार्यक्रम साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत में शुरू किए गए थे। जैसे बात करें साक्षरता अभियान, साक्षरता को बढ़ाने के लिए चलाया गया था। प्रौढ़ शिक्षा अभियान, सतत शिक्षा कार्यक्रम, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बालिका शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए भी कई कार्यक्रम और कई जो प्रोत्साहन है वह शुरू किए गए। जैसे गार्गी पुरस्कार, आपनी बेटी योजना, देवनारायण योजना, इसके तहत स्कूटी वितरण किया गया, साइकिल निःशुल्क वितरण की गई और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो बालिकाओं के लिए खोले गए। ऐसे कई तरह के जो कार्यक्रम थे वे साक्षरता को चलाने के लिए, साक्षरता को बढ़ाने के लिए और एक निश्चित दिशा में बालिका साक्षरता के साथ साथ पुरुष साक्षरता में और अधिक वृद्धि करने के लिए ये सभी कार्यक्रम चलाए गए। वे भी ग्रामीण और नगरीय दोनों स्तरों पर इन कार्यक्रमों का जो है आयोजन भारत में किया था। देखते हैं दोस्तों, भारत में लिंगानुपात। भारत में लिंगानुपात दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में पुरुषों व स्त्रियों की जो संख्या का अनुपात होता है वह क्या कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। यानी किसी भी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या का जो अनुपात है वही क्या है, लिंगानुपात है। अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या किसका प्रतीक होती है, लिंगानुपात का प्रतीक होती है। यानी 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, यानी 1000 पुरुषों के पीछे स्त्री कितनी है, यह लिंगानुपात है। अगर बात करें भारत के लिंगानुपात की तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का जो लिंगानुपात है वह है 940। यानी 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं, 940 स्त्रियां हैं। तो भारत का जो लिंगानुपात है वह 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 940 है। अगर बात करें कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है भारत में कहाँ का है और सबसे कम कहाँ का है, तो सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात की अपन बात करने वाले हैं।
सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वह भारत में मिलता है केरल का। कहाँ का मिलता है? केरल का। अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है हरियाणा का, यानी सर्वाधिक है केरल राज्य का, न्यूनतम है हरियाणा राज्य का। केरल राज्य के अगर लिंगानुपात की बात करें तो 1084 है। कहाँ का? केरल का। और हरियाणा का बात करें तो हरियाणा का है 877। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला राज्य है वह है केरल और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। केरल का सर्वाधिक है 1084, मतलब 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 1084, मतलब 84 अधिक है। कितनी स्त्रियां अधिक है? 1000 पुरुषों पर 84 स्त्रियां अधिक है। हरियाणा की बात करें तो 877 है, जो सबसे कम या न्यूनतम लिंगानुपात की श्रेणी में आता है। यही बात अगर अपन 2011 के संदर्भ में देखें राजस्थान की क्या स्थिति है, तो दोस्तों राजस्थान की स्थिति के बारे में अपन बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वह मिलता है 926, यानी 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियां कितनी है? 926 स्त्रियां हैं। अगर बात करें कि यहाँ सर्वाधिक और न्यूनतम कौन कौन से जिले हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम जिलों की बात करें तो सर्वाधिक जो है वह मिलता है डूंगरपुर का। कहाँ का मिलता है? डूंगरपुर का। डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वह है 990। कितना है? 990। इसके बाद राजसमंद का भी मिलता है जिसका लगभग 988 है। सर्वाधिक में राजसमंद दूसरे स्थान पर आता है जिसका 988 है लिंगानुपात। अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें कि न्यूनतम लिंगानुपात है तो वह मिलता है राजस्थान में धौलपुर का। कहाँ का मिलता है? धौलपुर का। धौलपुर का लिंगानुपात सबसे कम है राजस्थान में 845। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है 940, सर्वाधिक केरल का है, न्यूनतम हरियाणा का है। केरल का 1084, हरियाणा का 877। अब बात करें राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वह है 926, सर्वाधिक डूंगरपुर का, न्यूनतम धौलपुर का। डूंगरपुर का जो है 990 और धौलपुर का है 845। सर्वाधिक में दूसरे स्थान पर राजसमंद आता है जिसका है 988। तो दोस्तों 2001 में राजस्थान का जो लिंगानुपात की अगर बात करें कि पिछली जनगणना में राजस्थान का लिंगानुपात कितना था 2001 में, तो राजस्थान का 2001 में लिंगानुपात था 921। कितना था? 921, यानी पिछली जनगणना वर्ष में अगर राजस्थान का लिंगानुपात देखें तो 921। तो कितने का अंतर आया है? 5 का अंतर आया है। 5 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, मतलब एक सही दिशा में राजस्थान है वह चल रहा है। 2011 का लिंगानुपात 1901 से अब तक सभी जनगणना वर्षों में सबसे अधिक है, यानी 1901 से 2011 का जो सफर देखें अपन कि लिंगानुपात कैसे क्या बढ़ा है, तो 1901 से 2011 के बीच में अब तक का सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वह दर्ज की गई है, जो एक सामाजिक प्रगति का क्या है? प्रतीक है, क्योंकि लिंगानुपात में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है, जो भी सामाजिक जो प्रगति है उसका क्या होता है? सूचक। अब बात करते हैं नगरीकरण या शहरीकरण की। तो दोस्तों नगरीकरण का तात्पर्य क्या है कि जनसंख्या का वह भाग जो ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों की ओर क्या कर रहा है? पलायन कर रहा है, जिससे उस क्षेत्र की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल में क्या होने लग रहा है? धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। गांव के लोग छोड़कर शहरों की ओर आए तो कौन से क्षेत्र का विस्तार होगा? नगरीय क्षेत्र के क्षेत्रफल का विस्तार होगा, यहाँ की जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। दोस्तों भारत में शहरीकरण है, भारत में शहरीकरण स्वतंत्रता के बाद होने वाली वह घटना है जिससे भारत में नगरीय जो जनसंख्या है उसमें तथा नगरों की संख्या दोनों में उल्लेखनीय क्या दर्ज की गई है? वृद्धि दर्ज की गई है। और साथ ही साथ जनसंख्या जो आकार है वह भी क्या हो रहा है? समय के साथ साथ निरंतर बढ़ रहा है। अगर किसी भी क्षेत्र, देश या स्थान की कुल जनसंख्या में शहरी लोगों का जो अनुपात है वह नगरीय जनसंख्या कहलाती है। यानी किसी भी क्षेत्र या देश या स्थान की अगर बात करें तो कुल जनसंख्या में शहरी जो जनसंख्या का जो अनुपात होता है वह नगरीय जनसंख्या कहलाती है, और किसी भी क्षेत्र, देश या स्थान की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का जो अनुपात है वह ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है।
दोस्तों अगर भारत की जनसंख्या का को देखा जाए तो भारत की जनसंख्या का जो 3/4 भाग है, कितना 3/4 जो भाग है, यानी 3/4 जो भाग है वह गांवों में निवास करता है। कहाँ निवास करता है? गांवों में निवास करता है। अगर वर्तमान में देखें तो 3/4 जो भाग है गांव में निवास कर रहा है। दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या घट रही है, ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है, उसके क्या कारण हो सकते हैं? यानी ग्रामीण जनसंख्या घट रही है और शहरों की जनसंख्या है वह बढ़ रही है, इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में रोजगार के अवसर है वह क्या मिलते हैं? ज्यादा मिलते हैं। यही कारण है कि ग्रामीण जनसंख्या है वह धीरे धीरे घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि रोजगार के अवसर है वह ग्रामीण क्षेत्र में कम मिलते हैं। और दूसरा जो बिंदु है वह है शिक्षा की सुविधाएं या उच्च शिक्षा की कमी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं का अभाव होता है, उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती है। उच्च शिक्षा लेने के लिए वहां की जनसंख्या है जो प्रौढ़ वर्ग है विशेष तौर पे, वो शहरों की ओर क्या कर रहा है? पलायन कर रहा है। अगर भारत की कुल जनसंख्या का 70% भाग है वह ग्रामीण जनसंख्या के रूप में, और 30% जो भाग है वह शहरी जनसंख्या के रूप में निवास करता है। 70% भाग है वह ग्रामीण और 30% जो भाग है वह है शहरी जनसंख्या का की तुलना में अपन देखें तो 70% जनसंख्या गांवों में निवास कर रही है और 30% जनसंख्या शहरों में निवास कर रही है। अगर बात करें राजस्थान की कुल जनसंख्या का, कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है वह गांवों में निवास करता है, तो राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या रह रही है? कहाँ की? राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या रह रही है वह है 75.13%, यानी कुल जनसंख्या का 75.13% भाग है वह राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या के रूप में निवास कर रही है। जो बच गई 24.87% जो जनसंख्या है वह कहाँ निवास कर रही है? शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही है राजस्थान में। राजस्थान की 18% और शहरी क्षेत्रों की 24.87% जनसंख्या है वह राजस्थान में शहरों और गांवों में निवास कर रही है। तो ग्रामीण जनसंख्या का अगर व्यवसाय की बात करें कि ग्रामीण जनसंख्या का व्यवसाय क्या है, मुख्य व्यवसाय क्या है, तो ग्रामीण जनसंख्या मुख्यतः प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं। कौन सी क्रियाओं में? प्राथमिक क्रियाओं में ये मुख्य रूप से संलग्न होते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में अपन शामिल करते हैं कृषि, पशुपालन, खनन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, ये सभी जो कार्य हैं वह मुख्य रूप से अपन किसमें शामिल करते हैं? प्राथमिक व्यवसाय में शामिल करते हैं। कृषि, पशुपालन, खनन, मछली पकड़ना तथा लकड़ी काटना, ये ग्रामीण जनसंख्या का क्या है? मुख्य व्यवसाय है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।